हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा निकोलो मैकियावेली। ये हमारा पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 1 में हमने निकोलो मैकियावेली से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों के बारे में भी चर्चा की थी और उसके विचार को भी जानने का प्रयास किया था। और आज हम निकोलो मैकियावेली पर आधारित उन 6 सवालों के बारे में चर्चा करेंगे और उसके कुछ और अन्य महत्वपूर्ण क्या विचार रहे उनके बारे में हमारी चर्चा रहेगी। तो यह वीडियो सीरीज आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं टू द पॉइंट। 21 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्योंकि 1 से 20 तक सवालों के बारे में हम पहला चर्चा कर चुके हैं पार्ट 1 में और विस्तार से। तो आइए, सवाल नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर रहा। मैकियावेली शायद इतने व्यवहारिक थे कि वे पारंगत दार्शनिक हो ही नहीं सकते। यह कथन किसका है? बार्कर का, रसेल का, एफ जे हर्नसा का, सेबाइन का। मैकियावेली शायद इतने व्यवहारिक थे कि वे पारंगत यानी परंपरागत दार्शनिक हो ही नहीं सकते। इस प्रकार की बात कौन सा विचारक करता है? तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन डी, सेबाइन। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। मैकियावेली का यथार्थवाद निराशावाद व उसका विज्ञान सनकवाद है। यह कथन किस विचार का है? यानी यह कथन किस विचार का है मैकियावेली के बारे में, जो कह रहे हैं कि मैकियावेली का यथार्थवाद निराशावाद है और उसका विज्ञान सनकवाद का रूप है। यह कथन किस विचारक का है? हेकर, कार्ल पॉपर, सीएल वेपर, ब्लूम। कि मैकियावेली का यथार्थवाद निराशावाद का प्रतीक और उसका विज्ञान सनकवाद का प्रतीक है। इस प्रकार का विचार कौन सा विचारक देता है? तो ऑप्शन आपका एक राइट होगा। हेकर का यह कथन है। ऑप्शन एक राइट होगा। अगला सवाल 23 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। मैकियावेली को सत्ता की राजनीति का पिता कहना ऐसा है जैसा कि हार्वे को रक्त के सिद्धांत के पिता कहना। यह कथन किस विद्वान का है? उसने कहा कि मैकियावेली को सत्ता की राजनीति का पिता कहना इस प्रकार है जिस प्रकार की हार्वे को रक्त के सिद्धांत का पिता कहना। ऑप्शन आपके समक्ष रहे। मैक्स लर्नर है, सेबाइन है, फेडरिक पॉलक है, सीएल वेपर है। क्या होगा इस 23 नंबर सवाल का राइट उत्तर? यदि आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास बने बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जहां आपको राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र और लोक प्रशासन विषय पर आधारित अन्य और महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर आपको वहां पर देखने को मिलेगी अलग अलग प्लेलिस्टों के माध्यम से। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन एक, मैक्स लर्नर विद्वान है, उनका यह कथन है कि मैकियावेली को सत्ता की राजनीति का पिता कहना उस प्रकार है जिस प्रकार की हार्वे को रक्त के सिद्धांत का पिता कहना। तो यह कथन है मैक्स लर्नर का। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। 24 नंबर सवाल है। निकोलो मैकियावेली ने राजकुमार को किसे समर्पित किया? यानी प्रिंस जो मैकियावेली की रचना है उसको उसने किसे समर्पित किया था? निकोलो मैकियावेली ने प्रिंस रचना को किसे समर्पित किया? रोड्रिगो बोर्गिया, पिएरो सोडेरिनी, लोरेंजो डी पिएरो डी मेडिसी, मार्सेलो एड्रियानी।
यानी निकोलो मैकियावली ने जो प्रिंस नामक रचना लिखी है उसको उसने किसे समर्पित किया था? ये सवाल आपके समक्ष है। चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे, ए, बी, सी और डी। तो 24 नंबर सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी। द प्रिंस रचना मैकियावली द्वारा लिखित है, जिसको उसने लोरेंजो डी पिएरो डी मेडिसी नामक शासक को समर्पित किया था। ऑप्शन सी राइट होगा। लेकिन प्रिंस नामक जो रचना है उसका हीरो है वो है सीजर बोर्जिया, ड्यूक ऑफ बोर्जिया, जो रोमेगेना का शासक था। उसकी प्रेरणा से मैकियावली द प्रिंस नामक रचना लिखता है और सीजर बोर्जिया, ड्यूक ऑफ बोर्जिया को वह आदर्श शासक के रूप में चित्रित करता है। यानी सीजर बोर्जिया को वह प्रिंस का हीरो बताता है, नायक बताता है, उसकी प्रेरणा से यह रचना लिखता है। लेकिन वह इस रचना को समर्पित करता है लोरेंजो डी पिएरो डी मेडिसी नामक शासक को। तो ऑप्शन सी राइट होगा। और प्रिंस वह रचना है जिसमें राज्य शिल्प के बारे में विचार प्रतिपादित किए गए हैं, एक शासक को किस प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निकोलो मैकियावली ने ग्यूरियो डे मेडिसी को कौन सी पुस्तक समर्पित की? निकोलो मैकियावली ने गिलियो डी मेडिसी को कौन सी पुस्तक समर्पित की? ऑप्शन आपके समक्ष रहे, ए, बी, सी, डी। द मैंड्रिक, डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, वेल्थ ऑफ नेशन, द आर्ट ऑफ वार। गिलियो डी मेडिसी नामक शासक को मैकियावली कौन सी पुस्तक समर्पित करता है? तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, द आर्ट ऑफ वार, युद्ध की कला। यह रचना है जिसको वह समर्पित करता है गिलियो डी मेडिसी को। ये लोरेंजो डी पिएरो डी मेडिसी के अलग विद्वान हैं, शासक है, उनको यह रचना समर्पित करता है। जबकि द प्रिंस नामक रचना है वो उसने समर्पित की थी लोरेंजो डी पिएरो डी मेडिसी को। और द आर्ट ऑफ वार नामक रचना है यह वो करता है समर्पित गिलियो डी मेडिसी को। यह एकमात्र जो रचना है जो मैकियावली के जीवन काल में प्रकाशित हुई थी 1521 में। जबकि प्रिंस का प्रकाशन 1532 ईस्वी में होता है और डिस्कोर्सेज ऑन लिवी इस पुस्तक की प्रकाशन है जो 1531 में होता है। हालांकि द मैंड्रिक यह भी मैकियावली की रचना रही है, एक कॉमेडी है। वेल्थ ऑफ नेशंस ये एडम स्मिथ की रचना है, न कि मैकियावली की। एडम स्मिथ जो विचारक है उनकी रचना है वेल्थ ऑफ नेशन। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निकोलो मैकियावली का जन्म कहां हुआ था? फ्लोरेंस में, नेपल्स में, वेनिस में, मिलान में। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, इटली के फ्लोरेंस नगर में 1469 को ईस्वी में मैकियावली का जन्म होता है। 1469 में इटली के फ्लोरेंस नगर में मैकियावली का जन्म होता है। जबकि मैकियावली का निधन वो था 1527 को। और मैकियावली का जन्म हुआ उस वक्त इटली 5 भागों में बटा हुआ था, जिसमें फ्लोरेंस गणराज्य, नेपल्स, वेनिस, मिलान और चर्च यानी पॉप राज्य क्षेत्र, इन 5 भागों में इटली विभाजित था। और मैकियावली इटली का एकीकरण करना चाहता था, एक राष्ट्र राज्य के रूप में उसे प्रदर्शित करना चाहता था। ऑप्शन ए आपका राइट हुआ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 27 नंबर। जन्म से मैकियावली था फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इतावली। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। मैकियावली जन्म से इतावली विचारक है, इसका जन्म इटली की फ्लोरेंस नगर में होता है। ऑप्शन डी आपका राइट होगा।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 28 नंबर। आधुनिक राजनीतिक विचार किससे शुरू होते हैं? मैकियावेली से, मॉन्टेस्क्यू से, मिल से, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए राइट होगा। आधुनिक राजनीतिक विचार है जो मैकियावेली से शुरू होते हैं, ऑप्शन ए राइट होगा। मैकियावेली से संबंधित कुछ और अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट यहां दिए गए हैं, आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। मैकियावेली का काल दुर्भाग्य का काल था। उसके काल को अवैध संतानों और जीवन जोखिमियों का जमाना कहा जाता है। यानी मैकियावेली का काल दुर्भाग्य का काल था, उसके काल को अवैध संतानों और जीवन जोखिमियों का जमाना कहा जाता है। मैकियावेली की राजनीतिक संरचना का आधार मानव प्रकृति की बुराई थी। मैकियावेली की राजनीतिक संरचना का आधार मानव प्रकृति की बुराई थी और उस बुराई, उस स्वार्थपन, मानव के स्वार्थपन, लालचपन, उसके कारण जीवन व संपत्ति की रक्षा हेतु मैकियावेली एक सशक्त शासक की कल्पना करता है, राज्य के निर्माण की बात करता है। मैकियावेली का राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य था, जिसका किसी देवी, प्रकाशना, धर्म अथवा ईश्वर से कोई संबंध नहीं था। मैकियावेली ऐतिहासिक पद्धति, प्रक्रिया का प्रयोग करके अपने विचारों का प्रतिपादन करता है। यानी मैकियावेली ने अरस्तु की भांति ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया है। मैकियावेली ने प्राचीन राजनीतिक विचारक अरस्तु से प्रभावित होकर नीति विज्ञान को राजनीति से अलग किया। मैकियावेली का नरेश लुई 14वें के वक्तव्य पर आधारित है, मैं ही राज्य हूं। तो ये कुछ अन्य और महत्वपूर्ण फैक्ट थे मैकियावेली से जुड़े हुए, जहां से भी कई प्रकार के सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। मैकियावेली की मृत्यु कब हुई? 1469 ईस्वी में, 1527, 1523, इनमें से कोई नहीं। तो राइट उत्तर का ऑप्शन बी। मैकियावेली का निधन 1527 ईस्वी में, जबकि जन्म होता है 1469 ईस्वी में, इटली के फ्लोरेंस नगर में। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। मैकियावेली ने किस वर्ष में टाइटस लिवी के पहले दशक पर व्याख्यान लिखा? डिस्कोर्सेज ऑन द फर्स्ट डिकेड ऑफ टाइटस लिवी। यानी मैकियावेली ने डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, यानी लिवी पर वार्ताएं, ये लिखना कब आरंभ की थी? 1499, 1511, 1513, 1521। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन सी मैकियावेली है, जो 1512 में अपने राजनीतिक कैरियर से संन्यास लेते हुए वह लेखन कार्य की ओर उन्मुख होता है और उसी दिशा में उसने द प्रिंस रचना की शुरुआत लिखना 1513 ईस्वी में की है और उसी के साथ उसने 1513 ईस्वी में द डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, लिवी पर वार्ताएं, उस रचना को लिखना आरंभ कर दिया था और आते आते 1517 ईस्वी तक डिस्कोर्सेज ऑन लिवी ग्रंथ की पूर्ण रचना कर दी थी। लेकिन यह रचना मैकियावेली की मृत्यु के बाद 1531 में प्रकाशित हुई है। तो ऑप्शन सी राइट होगा इस सवाल की दृष्टि से। प्रकाशन कब हुआ? तो प्रकाशन हुआ 1531 में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। द आर्ट ऑफ वार रचना किसके द्वारा लिखी गई है? युद्ध की कला किसके द्वारा लिखी गई है? माओ, मैकियावेली, लेनिन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका बी राइट हुआ। मैकियावेली द्वारा यह रचना लिखित है, जिसका प्रकाशन 1521 में होता है। हालांकि मैकियावेली से पूर्व द आर्ट ऑफ वार नामक रचना चीनी विचारक संजू नामक विद्वान ने भी लिखी है। संजू नामक विद्वान है, उन्होंने भी इस प्रकार की रचना लिखी है
500 BC। तो ऑप्शन बी राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। द आर्ट ऑफ वार इतावली पुनर्जागरण राजनीतिक दार्शनिक और इतिहासकार निकोलो मैकियावेली का एक ग्रंथ है जो 1519 और 20 के बीच लिखा गया और अगले वर्ष यानी 1521 में प्रकाशित हुआ है। यह मैकियावेली की एकमात्र ऐतिहासिक या राजनीतिक कार्य था जो उनके जीवन काल में छपा था। अगला सवाल 32 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। 4 आपको यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कथन है मैकियावेली की अध्ययन पद्धति अरस्तु की अध्ययन पद्धति की भांति वैज्ञानिक, ऐतिहासिक तथा आगमनात्मक थी। दूसरा कथन दिया हुआ है मैकियावेली ने राज्य की उत्पत्ति संबंध में अरस्तु के समान विचार प्रकट किए। अरस्तु ने यह माना था कि राज्य की उत्पत्ति मानव स्वभाव व अनुकूल हुई तथा यह एक प्राकृतिक और स्वाभाविक संस्था है। ऑप्शन 4 है मैकियावेली ने राज्य को एक कृत्रिम और मानवकृत संस्था माना तथा यह कहा कि इसकी उत्पत्ति जीवन व संपत्ति की सुरक्षा के कारण हुई। इनमें से आपको असत्य कथन का चयन करना है। तो आइए राइट उत्तर को चेक करते हैं। ऑप्शन 2 राइट होगा। मैकियावेली ने राज्य के उत्पत्ति संबंध में अरस्तु के समान विचार प्रकट किए। यह कथन बिल्कुल गलत है, असत्य कथन है, क्योंकि मैकियावेली ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अरस्तु के समान विचार प्रकट नहीं किए थे। अरस्तु राज्य को एक प्राकृतिक और एक स्वाभाविक संस्था मानता है, जबकि मैकियावेली राज्य को एक कृत्रिम मानवकृत संस्था मानता है। मैकियावेली की अध्ययन पद्धति अरस्तु की अध्ययन पद्धति की भांति वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और आगमनात्मक थी। यह बात सही है। अरस्तु ने माना कि राज्य की उत्पत्ति मानव स्वभाव व अनुकूल हुई है तथा एक प्राकृतिक और स्वाभाविक संस्था है। मैकियावेली ने राज्य को एक कृत्रिम और मानवकृत संस्था माना तथा यह कहा कि इसकी उत्पत्ति जीवन व संपत्ति की सुरक्षा के कारण हुई है। तो राज्य संबंधी मैकियावेली की धारणा क्या है उसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। यहां पर मैकियावेली की राज्य विषयक अवधारणा निम्नलिखित उपशीर्षकों में प्रस्तुत की जा सकती है। राज्य की उत्पत्ति यदि भी मैकियावेली की अध्ययन पद्धति अरस्तु की अध्ययन पद्धति की भांति वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, आगमनात्मक थी, तथापि उसने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अरस्तु से भिन्न विचार प्रकट किए हैं, अरस्तु के समान नहीं किए। अरस्तु ने माना था कि राज्य की उत्पत्ति मानव स्वभाव के अनुकूल हुई है तथा एक प्राकृतिक और स्वाभाविक संस्था है, जबकि मैकियावेली मानता है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है, मानवकृत संस्था है और इसकी उत्पत्ति जीवन व संपत्ति की सुरक्षा के कारण हुई है। मैकियावेली के अनुसार राज्य की उत्पत्ति और संगठन के पूर्व लोग हैं जो जंगली पशुओं के समान थे। मैकियावेली के जो विचार है राज्य के बारे में, वो कह रहे हैं कि राज्य की उत्पत्ति और इस संगठन से पूर्व जहां जनसंख्या जो निवास कर रही थी वह जंगली पशुओं के समान थी। वे अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए इधर उधर घुमा करते थे तथा आपस में संघर्ष करते थे। यानी मैकियावेली राज्य की उत्पत्ति से जो पूर्व व्यवस्था है जो उसका वर्णन करते हैं कि उस समय जो लोग थे वो स्वार्थी, लालची, झगड़ालू प्रवृत्ति के थे और समय बीतने के साथ जनसंख्या अत्यधिक होती चली गई। लोगों के आपसी संघर्ष इतने बढ़ गए कि उसके जीवन और संपत्ति की सुरक्षा का प्रश्न पैदा हो गया। यानी जनसंख्या बढ़ने के कारण लोगों में आपस में संघर्ष और युद्ध की स्थिति पैदा होने लग गई, जिसके कारण उनके जीवन और संपत्ति को खतरा हो गया और इस जीवन व संपत्ति की सुरक्षा हेतु राज्य नामक संगठन अस्तित्व में आता है। अतः लोगों ने संगठन बनाकर एक अधिकारी की नियुक्ति की जिसने उनके जीवन और संपत्ति की रक्षा करने तथा सामाजिक व सांसकीय व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया।
इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति हुई। यानी हम ये मान सकते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो मैकियावेली के विचार है वह, और मानव स्वभाव के विषय में जो मैकियावेली के विचार है वह हॉब्स से मिलते जुलते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हॉब्स ने जो राज्य उत्पत्ति और मानव स्वभाव के बारे में जो विचार दिए हैं वो मैकियावेली से ही शायद ग्रहण किए हैं। अतः राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मैकियावेली के विचार हॉब्स के विचारों से मिलते जुलते हैं। हॉब्स ने भी यह माना कि जब स्वार्थी और शोचनीय मानवीय दशा में उचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक सामान्य अधिकारी की नियुक्ति की गई तो राज्य की उत्पत्ति हुई। हालांकि मैकियावेली हॉब्स की भांति स्पष्ट सामाजिक समझौते की बात नहीं करता है जिस प्रकार हॉब्स करता है, लेकिन उसके विचारों में राज्य विषयक जो अवधारणा है वो हॉब्स के विचारों से मिलती है और मानव स्वभाव संबंधी जो विचार है वो भी हॉब्स के समान मिलते हैं। फिलिस डॉयल नामक विद्वान है, उन्होंने कहा कि मैकियावेली के विचारों को स्पष्ट करते हुए लिखा है, समाज यानी राज्य की उत्पत्ति एक संयोगपूर्ण बात थी जो सुरक्षा की आवश्यकता के दुराग्रह की वजह से उत्पन्न हुई। यानी मैकियावेली के विचार को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि समाज यानी राज्य की उत्पत्ति एक संयोगपूर्ण बात थी जो सुरक्षा की आवश्यकता के दुराग्रह की वजह से उत्पन्न हुई। इस प्रकार मैकियावेली राज्य को एक कृत्रिम मानवकृत संस्था मानता है। राज्य के बारे में मैकियावेली 3 महत्वपूर्ण तत्वों का उल्लेख करता है, और वो कौन से तत्व है? वो कहता है कि राज्य एक बलशाली बाध्य व्यक्ति की भांति है। राज्य एक बलशाली बाध्य व्यक्ति की भांति है जिसकी आवश्यकता मनुष्य की दृष्टता और स्वार्थपरकता को सीमित और नियंत्रित करने के लिए होती है। यानी मनुष्य की स्वार्थपूर्ण नीति, लालची प्रवृत्ति, उसे रोकने के लिए राज्य नामक संस्था अस्तित्व में आई। राज्य कोई ईश्वरीय संस्था नहीं है। क्या मैकियावेली के अनुसार राज्य ईश्वरीय संस्था है? नहीं, यह मानवकृत होने के कारण एक कृत्रिम संस्था है। राज्य और समाज के हित व्यक्तिगत हितों से अधिक महत्वपूर्ण है। मैकियावेली ने राज्य के बढ़ते और विकसित होते रूप को स्वीकार किया है। यानी उसका कहना है कि सभी मानव कार्य गतिशील हैं और उनका रुकना असंभव है। उसी प्रकार राज्य का निरंतर विस्तार होते रहना चाहिए। राज्य का विकास रुकना नहीं चाहिए। इस प्रकार मैकियावेली ने नगर राज्यों के स्थान पर रोमन साम्राज्य की भांति राज्य के विशाल स्वरूप को अंगीकार किया है। यानी मैकियावेली कहते हैं कि मानव स्वभाव और मानव का जो कार्य गतिशील है उसकी भांति राज्य को भी रुकना नहीं चाहिए। राज्य को भी एक गतिशील राज्य होना चाहिए। वह नगर, यूनानी नगर राज्यों के स्थान पर रोमन साम्राज्य की भांति एक विशाल स्वरूप अंगीकार करता है राज्य का। राज्य को हमेशा अपना विस्तार करते रहना चाहिए। मैकियावेली का राज्य एक परिवर्तनीय है। मैकियावेली के मत में राज्य परिवर्तनशील है। उसका परिवर्तन एक चक्रीय नियमों पर आधारित है। जिसके अनुसार राज्य का स्वरूप बदलता रहता है। अर्थात मैकियावेली का राज्य परिवर्तनशील है और उसका परिवर्तन एक चक्रीय नियम पर आधारित है जिसके अनुसार राज्य का स्वरूप बदलता रहता है। मैकियावेली राज्य के 2 प्रकार बताता है। 2 प्रकारों का वर्णन करता है। वो कहता है कि एक स्वस्थ राज्य और एक अस्वस्थ राज्य। राज्य के 2 प्रकारों की चर्चा करता है, स्वस्थ राज्य और अस्वस्थ राज्य। स्वस्थ राज्य मैकियावेली के अनुसार एकता के प्रतीक होते हैं। इसके निवासी चंद स्वार्थों के लिए आपस में संघर्ष नहीं करते। यानी जो स्वस्थ राज्य है, जो हेल्थी स्टेट है, उसके नागरिक चंद स्वार्थों के लिए आपस में संघर्ष नहीं करते हैं
ऐसे राज्य युद्ध प्रिय होते हैं तथा निरंतर अपना विस्तार करते रहते हैं। स्वस्थ राज्य हमेशा युद्ध प्रिय होते हैं और अपना विस्तार करने में लगे रहते हैं, जबकि अस्वस्थ राज्य विस्तार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके निवासी छोटे छोटे स्वार्थों के लिए आपस में झगड़ते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, उनमें युद्ध प्रियता नहीं होती और वे शिथिल होते हैं। ऐसे राज्यों में एकता नहीं पाई जाती। इस प्रकार मैकियावेली स्वस्थ राज्य को अधिक वरीयता प्रदान करता है, जो अपने राज्य के विस्तार और उसके संरक्षण के लिए कार्य करते रहते हैं। आगे मैकियावेली कहते हैं कि राज्य सभी व्यक्तियों और संस्थाओं से उच्च स्तर और श्रेष्ठ संगठन है। मैकियावेली ने राज्य को सभी व्यक्तियों और संस्थाओं से श्रेष्ठ संस्था माना है। उसके अनुसार सभी व्यक्ति और सभी संस्थाएं राज्य के प्रति उत्तरदायी है। राज्य किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं है। व्यक्ति का विकास राज्य में ही संभव है। अतः व्यक्ति को राज्य के हितों के समक्ष अपने हितों का ख्याल नहीं करना चाहिए, यह मैकियावेली कहता है। व्यक्ति का सर्वोत्तम हित इसी में है कि वह अपनी राज्य में अपना हित को विलीन कर दे, यानी कि सबसे पहले राज्य का हित है और व्यक्ति का हित बाद में। मैकियावेली के विचारों पर गौर करते हैं वे गेटेल महोदय कहते हैं कि मैकियावेली का मत एक राज्य के सिद्धांत होने के बजाय राज्य के संरक्षण का सिद्धांत था। मैकियावेली का विचार राज्य के सिद्धांत होने के बजाय राज्य के संरक्षण का सिद्धांत था। इस प्रकार का सवाल परीक्षाओं में पूछे गए। मैकियावेली का सिद्धांत राज्य का सिद्धांत नहीं होकर के राज्य के संरक्षण का सिद्धांत है। आगे कुछ और वन लाइनर महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं जो मैकियावेली पर आधारित हैं। इटली का प्रथम देशभक्त व राष्ट्रवादी विचारक कहा जाता है मैकियावेली को। शक्ति का औचित्य स्वयं शक्ति है। मैकियावेली का कथन है कि शक्ति का औचित्य स्वयं शक्ति है। अरस्तु के बाद अनुभववादी या ऐतिहासिक पद्धति अपनाने वाला पहला विचारक था मैकियावेली। धर्म के संबंध में उपयुक्ततावादी दृष्टिकोण अपनाया मैकियावेली ने। वह धर्म की महत्ता इसलिए स्वीकार करता है कि क्योंकि धर्म सभ्य जीवन का आधार है। धार्मिक नियमों को व्यक्ति ईश्वर का आदेश मानकर उनका पालन करता है। मैकियावेली के विचार धर्म के बारे में धर्मनिरपेक्ष विचारों का वह प्रतिपादन करता है। आगे सेबाइन नामक विद्वान कहते हैं कि यदि मैकियावेली कुछ समय के बाद पैदा होता तो धर्म संबंधी उसके विचार कुछ भिन्न होते। मानव जीवन को भय प्रेम से अधिक प्रभावित करता है। मैकियावेली का कहना है कि मानव जीवन को भय डर प्रेम से अधिक प्रभावित करता है। मैकियावेली सादे ही साधनों का औचित्य है। यह कथन प्रसिद्ध मैकियावेली का है। सादे ही साधनों का औचित्य है। फ्रेडरिक पोलक ने उनके विचारों को वैज्ञानिक तटस्थता की संज्ञा प्रदान की। यानी मैकियावेली के विचारों को वैज्ञानिक तटस्थता की संज्ञा कौन सा विचारक प्रदान करता है, तो वो करता है फ्रेडरिक पोलक। राज्य उत्पत्ति संबंधी विचार मैकियावेली के हॉब्स के विचारों से मिलते जुलते हैं। मानव स्वभाव पारे की भांति है जो निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। प्रोफेसर जॉन्स ने मैकियावेली को आधुनिक राजनीति का सिद्धांतकार था। प्रोफेसर जॉन्स के अनुसार मैकियावेली आधुनिक राजनीति का सिद्धांतकार था। डब्ल्यू.टी. जॉन्स ये वो विद्वान है जो मैकियावेली को पुनर्जागरण की संतान कहते हैं, पुनर्जागरण का शिशु के रूप में परिभाषित करते हैं डब्ल्यू.टी. जॉन्स। और ये कहते हैं कि मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतकार था और पुनर्जागरण की संतान या पुनर्जागरण का शिशु कहा है मैकियावेली को डब्ल्यू.टी. जॉन्स ने, जबकि सेबाइन ने उसे युग परिवर्तन का शिशु कहा। मैकियावेली को युग परिवर्तन का शिशु कहते हैं सेबाइन।
वीए डनिंग है जो मैकियावली को अपने युग का शिशु कहते हैं। फ्लोरेंस वासी वास्तव में अपने युग का शिशु था, ये बात डब्ल्यू ए डनिंग करते हैं। विलियम टी बलूम ने मैकियावली को आधुनिक व्यवहारवाद का अग्रदूत माना है। मैकियावली ने सार्वजनिक व निजी नैतिकता के बीच जो दीवार खड़ी कर दी वह व्यवहारिक राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में आज तक कायम है, ये बात विलियम टी बलूम कहते हैं कि मैकियावली आधुनिक व्यवहारवाद का अग्रदूत माना जाता है और मैकियावली ने सार्वजनिक और निजी नैतिकता के मध्य जो दीवार खड़ी की वह आज भी व्यवहारिक राजनीति व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में लागू है, कायम है। मैकियावली सीजर बोर्जिया से प्रभावित होकर उन्हें अपनी महान रचना प्रिंस में नायक के रूप में चित्रित करता है। तो मैकियावली प्रिंस रचना सीजर बोर्जिया से प्रभावित होकर लिखता है और सीजर बोर्जिया को वह एक आदर्श शासक के रूप में वर्णन करता है। मैकियावली ने फ्लोरेंस के इतिहास की विस्तृत व्याख्या लिखी है और मैकियावली को फ्लोरेंटाइन के रूप में भी जाना जाता है। फ्लोरेंटाइन शीर्षक के रूप में भी उसे परिभाषित किया गया है मैकियावली को। मैकियावली ने राजनीतिक क्षेत्र में समग्रवादी व आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवादी विचार अपनाए हैं। सेबाई ने कहा कि मैकियावली ने राज्य को वह अर्थ प्रदान किया जो आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में राज्य के साथ जुड़ा हुआ है। प्रिंस को राजनीतिक सिद्धांत की प्रथम आधुनिक कृति माना जाता है। मैकियावली ने राजनीति को तत्व मीमांसा व धर्म मीमांसा के प्रतिमानों से मुक्त कर ऐतिहासिक व यथार्थवादी आधार प्रदान किया। किस विचारक ने राजनीति को तत्व मीमांसा व धर्म मीमांसा के प्रतिमानों से मुक्त कर ऐतिहासिक व यथार्थवादी आधार प्रदान किया? वह किया मैकियावली ने। गेटेल ने हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट में लिखा कि मैकियावली ने राजनीति में उतनी रुचि नहीं दिखाई जितनी व्यवहारिक नीतियों में दिखाई है तथा राज्य की मूल प्रतियों पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना कि शासन के संयंत्र व उसे संचालित करने वाली शक्तियों पर दिया। इस प्रकार के विचार मैकियावली के बारे में जो आरजी गेटेल लिखते हैं हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट में कि मैकियावली ने राजनीति में उतनी रुचि नहीं दिखाई जितने की व्यवहारिक नीतियों में दिखाई है और राज्य की मूल प्रतियों पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना शासन को संयंत्र और उसे संचालित करने वाली शक्तियों पर दिया। मैकियावली ने मध्ययुगीन विचारों पर कटाक्ष करके राजनीतिक विचारों के इतिहास को आधुनिक युग की देहरी पर लाकर खड़ा कर दिया। मध्ययुग में जब मैकियावली का जन्म हो रहा था उस वक्त पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन का भी विकास हो रहा था और चर्च की जो उत्कृष्टता थी वह धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, उसका वर्चस्व कम होता जा रहा था। मध्ययुग में यूरोप की सभी संस्थाओं की बुनियाद ईसा मसीह के विश्व बंधुत्व के सिद्धांत पर रखी गई थी, लेकिन आधुनिक युग में इस प्रकार के विचारों को मैकियावली जैसे विद्वान खारिज करते हैं। मैकियावली चर्च का विरोधी था, धर्म का विरोधी नहीं था। प्रिंस डिस्कोर्सेज ऑन लिवी द्वारा सुझाव दिया कि किसी देश के लिए उपयुक्त शासन प्रणाली का निर्णय करते समय वहां के लोगों के चरित्र को ध्यान में रखना चाहिए। यानी मैकियावली अपनी दो रचनाओं जिन्हें मुरे नामक विद्वान ने निर्देश पुस्तिका कहा है, शासकों के लिए निर्देश पुस्तिका है द प्रिंस और डिस्कोर्स ऑन लिवी। प्रिंस और डिस्कोर्सेज ऑन लिवी में वह शासन प्रणालियों का वर्गीकरण करता है। तो वह कहता है कि उपयुक्त शासन प्रणाली किस देश के लिए कौन सी होगी, उसका चयन करते समय वहां के लोगों के चरित्र को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जहां के लोग अच्छे चरित्र हो, श्रद्धावान हो, अच्छे नागरिक हो, सद्गुणी हो, उनके लिए वह गणतंत्र शासन प्रणाली को उपयुक्त समझता है। सैद्धांतिक रूप में वह गणतंत्र शासन प्रणाली का समर्थक है, जिसकी बात वह डिस्कोर्सेज ऑन लिवी में करता है। जिस देश के लोग स्वार्थी, लालची, उन्हें वश में करने के लिए वह राजतंत्र का सहारा लेता है, यानी राजतंत्र प्रणाली को व्यवहारिक रूप में वह अपनाता है।
पुनर्जागरण यूरोप का एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो 14वीं सदी में इटली से शुरू हुआ और बाद में फ्रांस, जर्मनी और उत्तरी यूरोप में फैल गया। और मैकियावेली का जन्म भी इसी पुनर्जागरण आंदोलन के मध्य होता है। पुनर्जागरण ने धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया। राजनीति को वह शक्ति के उपार्जन, यानी मैकियावेली राजनीति को क्या समझता है? वह कहता है कि राजनीति शक्ति के उपार्जन यानी अर्जन, उसका परिरक्षण और प्रसार की विधि है। शक्ति के अर्जन, शक्ति के रक्षण और शक्ति के प्रसार की विधि है राजनीति। तो ये भी सवाल आया हुआ है परीक्षा में, कौन सा विद्वान राजनीति को शक्ति के अर्जन, परिरक्षण और प्रसार की विधि मानता है? तो मैकियावेली। यह शासन की कला प्राचीन भारतीय शास्त्रों से जुड़ी हुई है जो दंड नीति की सहोदरा है, जिसे कौटिल्य ने सरा। यानी कौटिल्य भी शक्ति के अर्जन, परिरक्षण और प्रसार की बात करता है। आगे मैकियावेली के विचार और क्या है? धर्म को राजनीति से पृथक करने वाला पहला राजनीतिक विचारक था मैकियावेली। मैकियावेली राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता रखनी चाहिए। मैकियावेली कहता है कि राजा को राज्य सुरक्षा की चिंता रखनी चाहिए। साधन तो सदैव आदरणीय ही समझे जाएंगे, माने जाएंगे, ये बात करता है मैकियावेली। सामान्यतः उसकी प्रशंसा ही की जाएगी। यानी मैकियावेली कहता है कि जो साधन शासक के द्वारा अपनाए जाएंगे वह चाहे नैतिक हो या अनैतिक, हमेशा उनकी प्रशंसा ही की जाएगी लोगों के द्वारा। इस प्रकार के विचार है जो मैकियावेली। आगे डनिंग महोदय उनके बारे में कहते हैं कि मैकियावेली अनैतिक नहीं, नैतिकता विरोधी था, अधार्मिक नहीं, धर्मनिरपेक्ष था। डनिंग कहते हैं कि मैकियावेली अनैतिक नहीं, इस नैतिकता विरोधी की जगह आप यहां लिखिए वह नैतिकता निरपेक्ष था। मैकियावेली नैतिकता का विरोधी नहीं था। डनिंग का विचार है कि मैकियावेली अनैतिक नहीं, नैतिकता निरपेक्ष था और अधार्मिक नहीं, धर्मनिरपेक्ष था। मैकियावेली अनैतिक नहीं, नैतिकता निरपेक्ष था और अधार्मिक नहीं, धर्मनिरपेक्ष था। फ्रेडरिक पोलक ने मैकियावेली के विचारों को वैज्ञानिक तटस्थता की संज्ञा दी। मैकियावेली ने धर्मनिरपेक्ष राजनीति की नींव डाली। मैक्सी जैसे विद्वान कहते हैं कि राजनीति का नैतिकता से विच्छेद मैकियावेली की राजनीति के विज्ञान के प्रति एक अत्यंत मूल्यवान सेवा थी। राजनीति का नैतिकता से अलग करना मैकियावेली की राजनीति विज्ञान के प्रति एक अमूल्य सेवा थी। इस प्रकार का विचार मैक्सी कहता है मैकियावेली के बारे में। मैकियावेली राज्य की उत्पत्ति का कारण मनुष्य स्वभाव की सुरी व स्वार्थी प्रवृत्ति को मानता है और वह उसे प्राकृतिक संस्था नहीं मानता है मैकियावेली राज्य को, वरन वह कहता है कि राज्य एक मानवकृत, एक कृत्रिम संस्था है। मानव जीवन की असुविधा को दूर करने के लिए राज्य बना है। आगे मैकियावेली गणतंत्र की अपेक्षा राजतंत्र को श्रेष्ठ मानता है व्यवहारिक रूप में। वह इटली के लिए राजतंत्र के मुख्यतः 3 कारण मानता है। यानी इटली के लिए राजतंत्र क्यों उपयुक्त है, उसके लिए वह 3 कारण बताता है कि एक लोगों का भ्रष्ट चरित्र, राज्यों में संपत्ति की असमानता, इटली की तत्कालीन व्यवस्था। यानी इटली उस वक्त 5 भागों में बटा हुआ था, फ्लोरेंस, नेपल्स, मिलान, वेनिस, चर्च, राज्य क्षेत्र। तो ये 3 वो कारण हैं जिनकी मैकियावेली चर्चा करता है और कहता है कि इन 3 कारण के कारण इटली में राजतंत्र उपयुक्त शासन प्रणाली होगी। लेकिन मैकियावेली सैद्धांतिक रूप में गणतंत्र को सर्वोच्च शासन प्रणाली बताता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैकियावेली वह विचारक था जिसने राजनीति विज्ञान में सत्ता प्राप्त करने के लिए बेईमानी, धोखाधड़ी, मक्कारी, अनैतिकता और कुटिलता की सभी साधनों के प्रयोग का खुला प्रबल समर्थन किया।
और मैकियावेली के उदय के साथ ही आधुनिक युग की शुरुआत होती है। आधुनिक युग के उद्घाटक निकोलो मैकियावेली का जन्म इटली के पुनर्जागरण आंदोलन में अग्रणी फ्लोरेंस नगर के एक संपन्न परिवार में 1469 ईस्वी में हुआ था। मैकियावेली के पिता एक वकील थे और मैकियावेली उच्च शिक्षा से वंचित रहा किन्हीं कारणों से। मैकियावेली 1494 ईस्वी में फ्लोरेंस गणराज्य के सार्वजनिक अधिलेखा कार्यालय में साधारण कर्मचारी बनकर अपना जीवन आरंभ करता है। यानी मैकियावेली फ्लोरेंस गणराज्य के सार्वजनिक अधिलेखा कार्यालय में एक साधारण कर्मचारी से अपना कैरियर की शुरुआत करता है, परंतु वह अपनी प्रतिभा के बल पर फ्लोरेंस के 10 सदस्यीय परिषद के सचिव बन गए। फ्लोरेंस की 10 सदस्यीय परिषद के सचिव उन्हें बना दिया जाता है और यहां तक उन्होंने 14 वर्ष तक कार्य किया और उन्होंने अपने जीवन काल में कई देशों में कई शासकों के वहां राजदूत के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। तो पार्ट 1 में हम मैकियावेली की रचनाओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो द प्रिंस है, डिस्कोर्सेज ऑन टाइटस लिवी है, द आर्ट ऑफ वार है, लाइफ ऑफ कास्ट्रिको है, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस है, मैंड्रागोला या द मैंड्रेक है, द गोल्डन एस। ये मैकियावेली की प्रमुख रचनाएं रही हैं, जहां से भी सवाल कई बार परीक्षाओं में आते हैं। मुख्य रूप से प्रिंस, डिस्कोर्सेज ऑन टाइटस लिवी, आर्ट ऑफ वार, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, ये मुख्य रचनाएं हैं मैकियावेली की। मैकियावेली की अध्ययन पद्धति। मैकियावेली ने ऐतिहासिक पद्धति का अनुसरण किया है। उसका कहना था कि सभी देश और काल में मनुष्य का व्यवहार एक जैसा रहता है, मैकियावेली का कहना है, और वह एक ही प्रकार के उद्देश्यों से संचालित होता है। उसे एक ही प्रकार की समस्याओं का समाधान करना होता है। अतः वर्तमान की समस्याओं का समाधान भूतकालीन इतिहास के अध्ययन से हो सकता है। उसी के आधार पर भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी भी की जा सकती है। इस प्रकार मैकियावेली दावा करता है कि सर्वप्रथम उसी ने इतिहास और राजनीति के संबंधों पर जोर दिया। उसने उस दृष्टि से प्राचीन यूनान और रोमन इतिहास का अध्ययन किया। यह उल्लेखनीय है कि उसने ऐतिहासिक पद्धति पर आधारित अपने विचारों को प्रदान किया और उसने ऐतिहासिक पद्धति का जो प्रयोग है वह अरस्तु की भांति किया है। आगे और महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। मैकियावेली का जन्म इटली के फ्लोरेंस शहर में 1469 में। मैकियावेली को पुनर्जागरण का शिशु कहा किसने? W.T. जॉन्स ने। युग परिवर्तन का शिशु कहता है सेबाइन। और मैकियावेली को बुराई के शिक्षक के रूप में कौन परिभाषित करता है? लियो स्ट्रॉस नामक विद्वान है जो मैकियावेली को बुराई के शिक्षक के रूप में परिभाषित करते हैं। मैकियावेली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। वह पहला विचारक था जिसने राजनीति को नैतिकता से, धर्म से पृथक कर धर्मनिरपेक्ष विचारों को जन्म दिया। मैकियावेली ने सर्वप्रथम राज्य शब्द का प्रयोग किया। केटिल ने मैकियावेली को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा। मैकियावेली को राजनीति में पुनर्जागरण का प्रतिनिधि माना जाता है। मैकियावेली को इटली का चाणक्य कहा जाता है और मैकियावेली को पुनर्जागरण का शिशु W.T. जॉन्स ने कहा है। डनिंग महोदय कहते हैं, विचारक डनिंग, जिन्होंने मैकियावेली के बारे में कहा कि वह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का एक शिशु था। यहां मैकियावेली से संबंधित कुछ और अन्य महत्वपूर्ण कथन दिए गए जहां आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां डनिंग महोदय का एक और कथन है कि मैकियावेली को कभी कभी प्रथम आधुनिक राजनीतिक दार्शनिक कहा जाता है। यह कहना उतना ही सत्य है
जितना कि यह कहना कि मध्य युग का अंत करता है और आधुनिक युग की शुरुआत करता है। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद वर्मा ने मैकियावेली की पद्धति के वर्णन के दरमियान कहा कि वह पुनर्जागरण का प्रतिनिधि होने के कारण मैकियावेली की राजनीतिक पद्धति अनुभववाद और इतिहासवाद का समन्वय है। ये बात करते हैं डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद शर्मा वर्मा। और डनिंग ने कहा कि मैकियावेली अधार्मिक न्याय को धर्म निरपेक्ष है और वह राजनीति में अनैतिक न्याय को नैतिकता निरपेक्ष है। फॉस्टर कहते हैं कि मैकियावेली पुनर्जागरण और धर्म सुधार जैसी शक्तियों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। बहुत ही अच्छा कथन है फॉस्टर का। जो राजनीति शास्त्र में वह पुनर्जागरण का प्रतिनिधि है। यानी फॉस्टर ने कहा कि मैकियावेली पुनर्जागरण और धर्म सुधार जैसी शक्तियों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है और राजनीति शास्त्र में वह पुनर्जागरण का प्रतिनिधि है। यह बात फॉस्टर ने कही है। मरे नामक विद्वान का कहना है कि प्रिंस और डिस्कोर्सेस नामक दो रचनाएं शासकों के लिए निर्देश पुस्तिका है। एवेंस्टीन नामक विद्वान आए, उन्होंने कहा कि मैकियावेली ने अनैतिकता और निर्दयता की उस अगाध गर्त की ओर संकेत करके जिसमें मनुष्य शक्ति प्राप्त करने के लिए समाज आएंगी मानव जाति की सेवा के लिए। यह बात कही है एवेंस्टीन ने। गेटेल ने कहा कि मैकियावेली का सिद्धांत राज्य के पोषण का सिद्धांत है, न कि स्वयं राज्य का सिद्धांत। यानी गेटेल के अनुसार, आरजी गेटेल के अनुसार मैकियावेली का सिद्धांत राज्य के संरक्षण का सिद्धांत है, न कि राज्य का सिद्धांत। तो आज हमने निकोलो मैकियावेली पर आधारित कुछ और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने का प्रयास किया। जरूर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और अन्य महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।